हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों ने यूपी टेट का पेपर देना है, उनके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपके पूरे पाठ्यक्रम का इसमें सारांश मिल जाएगा। यानी हर टॉपिक से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यौवन का विलोम शब्द क्या होगा। यौवन यौवन का अर्थ होता है जवानी, और जवानी का विलोम बुढ़ापा। तो यहाँ देख लीजिए बुढ़ापा कहाँ है, जवानी, बचपन, परा और जरा। तो यौवन का विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पर, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जरा का अर्थ बुढ़ापा भी होता है और यौवन का अर्थ जवानी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी को चुनिए। आजीविका, अजीविका, आजीविका और आजीवका। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आजीविका। आजीविका यानी कि रोजी, रोजगार, रोजी को आजीविका भी कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आजीविका को इस तरह से लिखा जाता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधा बनना का अर्थ पूछा गया है, मूर्ख होना, वैमनस्य करना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना या फिर प्रयत्न न करना। तो अंधा बनने मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, या ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ना समझ बनना, किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, ना समझ बनना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। सन्यासी यानी कि जो मोह माया से दूर रहता है, उसका विलोम शब्द पूछा गया है, भोगी, राजा, गृहस्थ या फिर साधु। तो सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सन्यासी का विलोम गृहस्थ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं संभाले, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं संभाले। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराधिकारी, उत्तरदायी, जिम्मेदारी या फिर यायावर। तो जो अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं संभालता है उसको उत्तरदायी कहते हैं। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराधिकारी को वारिश कहा जाता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, वारिश कहते हैं उत्तराधिकारी को, यानी कि जो बाद में अधिकारी बने तो वो उत्तराधिकारी होता है किसी चीज का, वो वारिश हो जाता है। और यायावर, यायावर मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका अर्थ है एक स्थान पर जो टिक कर नहीं रहता है उसको यायावर कहते हैं। तो यायावर होता है जो एक स्थान पर टिकता नहीं है, उसको यायावर कहते हैं। और जो अपने काम जिम्मेदारी स्वयं संभालता है उसको उत्तरदायी कहते हैं। वारिश को उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किसमें कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पूछा गया है किसमें नहीं है, काला सांप, नीलकमल, लंबोदर या फिर महात्मा। तो यहाँ देखना है कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो देखते हैं, महात्मा का समास विग्रह हो जाएगा, महान है जो आत्मा। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। नीलकमल, नीला है जो कमल। काला सांप, सांप की विशेषता है काला है, कमल की विशेषता है कि वो नीला है। और महात्मा में आत्मा की विशेषता है कि वो महान है। और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी ये यहाँ पर तृतीय पद प्रधान है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया था कर्मधारय समास कौन सा नहीं है, तो ये लंबोदर कर्मधारा नहीं है बल्कि बहुब्रीहि समास है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी पहला पद विशेषता बताता है और दूसरा विशेष्य होता है। और यहाँ पर नील जो है ये कमल की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है। काला सांप की विशेषता बता रहा है कि सांप काला है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी से कोई संबंध ना रखना निम्न में से किस लोकोक्ति में निहित है। किसी से कोई संबंध ना रखना,
देखते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ढाक के 3 पात, ढोल में पोल, लेना एक न देना दो। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी से कोई संबंध ना रखना। तो सभी के आपको अर्थ बताते हैं। यथा राजा तथा प्रजा का अर्थ हो जाएगा जैसा राजा वैसी प्रजा। ढाक के 3 पात यानी कि हमेशा एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसा रहना, ढाक के 3 पात। ढोल में पोल यानी कि बाहरी दिखावे के पीछे जो खोखलापन छिपा होता है वहां पर ढोल में पोल लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन लेना एक ना देना दो यानी कि किसी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, लेना एक ना देना दो। बाकी भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है इनमें से ये वाला ना पूछकर ये वाला पूछ लें, तो इसलिए इनको देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना हो? यह किस तरह का वाक्य है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना? पूछा गया है ये किस तरह का वाक्य है, यानी कि सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो आपको जहां कहीं भी इस तरह के वाक्य मिल जाते हैं वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो ये आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। जहां पर इस सेंटेंस मिल जाते हैं वहां पर मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य सिंपल होता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ। संयुक्त वाक्य होते हैं वो जहां पर 2 सरल वाक्य मिलते हैं और बीच में और, अथवा, तथा इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे तुम अभी आए और अभी जा रहे हो, ये आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और यहाँ पर दिया गया है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना हो, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी कन्नौजी, अवधी, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। अभी आपको बोली से संबंधित पिछली क्लास में एक प्रश्न बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जरूर एक या 2 नंबर का आपसे पूछा जाता है, इसलिए इनको पढ़ कर जाइएगा। तो जिन्होंने अभी पिछली क्लास नहीं देखी हो वो देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो कौरवी खड़ी बोली में आती है, ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ज़्यादातर मेरठ, दिल्ली के आसपास बोली जाती है। मेरठ, दिल्ली इधर साइड बोली जाती है खड़ी बोली। तो आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इनको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बताया जा रहा है। और हिंदी का अगर प्रथम कवि पूछा जाए तो वो सरहपा है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी गलत करने की किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे। तो आप लोग समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा और लास्ट टाइम पे इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चारपाई किस तरह का शब्द है? चारपाई यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं। चारपाई ये आपका योग रूढ़ शब्दों में आता है, ये 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनमें से कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, बिल्कुल बहुब्रीहि समास की तरह। तो यहाँ पर चारपाई का हो जाएगा 4 पैरों वाली खाट, 4 पैर वाली खाट। तो यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्दों में आ जाता है, 4 पैर वाली खाट अर्थात चारपाई। याद रखिएगा, चारपाई योग रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके खंडों का अर्थ होता है, या मतलब जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंडों का किसी तरह का कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द का उदाहरण जैसे विद्यालय, तो विद्यालय विद्या और आलय से मिलकर बना है, विद्या और आलय से मिलकर बना है, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। और रूढ़ शब्द जैसे कमल, तो इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके खंडों का अर्थ नहीं होता है। और यौगिक शब्द जिनके खंडों का कुछ अर्थ होता है, और योग रूढ़ जिनमें कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है। तो ये चारपाई आपकी योग रूढ़ शब्द में आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जो खाद्य सामग्री यात्रा के समय रास्ते में खाने के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? पाथेय, स्वल्पाहार, पथ्य
या फिर उपहार, तो उसको पाथेय कहते हैं। पाथेय यानी कि रास्ते में खाने के लिए जो खाना दिया जाता है उसको पाथेय कहा जाता है। स्वल्पाहार कहा जाता है बहुत कम भोजन जो खाते हैं उनको स्वल्पाहारी कहते हैं, और बहुत कम भोजन को स्वल्पाहार कहते हैं। पथ्य यानी रास्ता, और उपहार यानी गिफ्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे कहावत का क्या अर्थ है? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, बड़े काम छुपकर नहीं किए जाते, जान जोखिम में डालना, किसी व्यक्ति की चीज दूसरे को दे देना, या फिर ऊंट की चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है बड़े काम कभी छुपकर नहीं किए जाते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बड़े काम कभी छुपकर नहीं किए जाते हैं और छुपते नहीं हैं, तो वही ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जो बहुत जल्दी सोच लेता हो उसको क्या कहते हैं? द्रुतगामी, दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, या फिर प्रत्युत्पन्न मति। तो जिसकी मति झट से सोचने वाली होती है उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रुतगामी कहते हैं तेज चलने वाले को, जो तेज चलता है उसको द्रुतगामी कहा जाता है। दूरदर्शी जो दूर की सोचता हो, कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि तेज हो, और प्रत्युत्पन्नमति यानी जिसकी मति झट से सोचने वाली हो। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति जो जल्दी से सोच लेता हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा का लघुत्तम रूप कौन सा है? यानी कि भाषा का सबसे छोटा रूप पूछा गया है, कौन सा है? बोली, उपबोली, वर्ण, या फिर स्वर। तो जो भाषा का सबसे छोटा रूप है वो वर्ण कहलाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ण को भाषा का लघुत्तम रूप कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनिर्वचनीय, जो बोला न गया हो, जो वचन न दिया गया हो, जो वाणी या वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता, या फिर निर्वाचन के योग्य। तो अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जो वाणी या वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? बिहारी जी किस रस के कवि माने जाते हैं? बिहारी जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। इनके ऊपर ही ज़्यादातर रचनाएं इनकी कृष्ण जी के ऊपर है, और ये इनका श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण जी के श्रृंगार का ही जहाँ ज़्यादातर वर्णन, तो ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। रसराज, श्रृंगार रस को रसराज, रसों में श्रेष्ठ, ये नाम से जाना जाता है श्रृंगार रस, और कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस से परिचित हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा, यह एक कविता है, और यह किसकी है? तो देखते हैं, अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है। यह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता का सेतु भी कहा जाता है। तो इनको प्रगतिशील कविता और नई कविता का सेतु भी कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा ये गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। सही अर्थ युग्म का पूछा गया है। इनमें से नियत और नियति का सही अर्थ क्या होगा? भाग्य और निश्चित, निश्चित इरादा, भाग्य इरादा, निश्चित और भाग्य। तो नियत और नियति का सही अर्थ क्या होगा? नियत का अर्थ होता है निश्चित, यानी कि निश्चित होता है नियत, और नियति मीन्स इरादा। तो देख लीजिए ये कहाँ आपको दिख रहे हैं, तो ये आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहे हैं, निश्चित और इरादा। आपने सुना होगा कि मेरी कि ये काम गलत नियत से नहीं किया, यानी कि गलत इरादे से नहीं किया। तो नियत का अर्थ होता है इरादा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भामह, आनंदवर्धन या फिर अज्ञेय। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक ये भरत मुनि है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है और भामह को अलंकार का पिता कहा जाता है, अलंकार का पिता भामह को, और रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत मुनि को। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि परमानंद दास, कृष्णदास, नाभादास या फिर नंददास। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं। तो ये आपके अष्टछाप के कवि आपके सामने दिए गए हैं। अब आपको इन 4 ऑप्शन में पता लगाना है कि कोई 3 इनमें से अष्टछाप के कवि हैं और कोई एक नहीं है, तो वही एक आपको ढूंढने हैं। तो अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो नाभादास हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, कुंभन दास, सूरदास, गोविंद दास, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये सभी लोग अष्टछाप के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुष्ट शब्द का विलोम अर्थ क्या होगा? पुष्ट शब्द का विलोम दुष्ट, क्षीण, पुरस्कार या फिर प्रकृति। पुष्ट शब्द का अर्थ होता है तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा। आपने सुना होगा कि यह बहुत हष्ट पुष्ट है, यानी कि तंदुरुस्त है, और तंदुरुस्त का विलोम यानी कि दुबला पतला। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षीण। पुष्ट का विलोम हो जाएगा क्षीण। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे यह किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है ये आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं, हम, मुझे, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, संकर या फिर उपरोक्त सभी। तो जहाँ जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है उनको संकर शब्द कहते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और संकर शब्द कौन से होते हैं? तो जो अलग अलग भाषा से मिलकर बने होते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो ये 2 अलग अलग भाषा के शब्दों का मेल है, तो यहाँ इनमें विसर्ग नहीं लगती है, वो संकर शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है, कौन सा रस है इसमें? नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। उपर्युक्त में कौन सा रस है? ये आपके सामने जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें से रस पूछा गया है। रौद्र रस, बीभत्स रस, भयानक रस या फिर वीर रस। तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो है कि सड़ी हुई लाशें और दुर्गंध, सड़ी हुई लाशों को देखकर आसमान में जो बाज घूम रहा है वो जल्दी से नीचे आकर सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। तो इसमें कौन सा रस है? तो ऐसी सड़ी हुई लाशें और दुर्गंध आदि देखकर या अनुभव करके जो हृदय में घृणा और जुगुप्सा होती है उसको बीभत्स रस कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रस्तुत विकल्पों में अशुद्ध शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा शब्द युग्म गलत है। घड़ी, घड़ियाँ, कीड़ा, कीड़े, गाथा, गाथाएं, गुरु और गुरुजन। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द युग्म का चयन करना है। तो घड़ी और घड़ियाँ सही है, कीड़ा और कीड़े भी सही हैं, गुरु, गुरुजन भी सही हैं। यहाँ पर गाथा और गाथाएं ये गलत है, गाथाएं ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पर ये गलत है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गाथा और गाथाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शब्दकोश में सही शब्द क्रम का चयन कीजिए। नलिन, मलिन, मलिन नीलम, पवन, पंकज, पंच, कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय और कागज, कोचीन, कुर्ता। यहाँ पर आपको सही शब्द युग्म चुनना है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कंगन, कपड़ा और क्षत्रिय। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण सघोष व्यंजन छाटिए।
अल्प प्राण और सघोष वर्ण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। और सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वो सघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको अल्प प्राण और सघोष दोनों देखने हैं। तो चलिए देखते हैं। घा, चा, बा और ठा। तो अल्प प्राण और सघोष व्यंजन दोनों, यहाँ पर ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बा अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ में कौन सा सर्वनाम है? मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक। तो मैं यह काम अपने आप कर रहा हूँ, यहाँ पर वो कह रहा है अपने आप यानी कि स्वयं, निजवाचक। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में तीनों यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, तीनों पुरुषों के निजत्व का बोध होता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर कौन सा आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? अलंकार, विभूषण, भूषण और हार। यहाँ पर आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आपके ऊपर के तीनों शब्द ही अलंकार, आभूषण के पर्यायवाची हैं। अलंकार, विभूषण और भूषण। यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन जो है हार, ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। हार का अर्थ होता है पराजय। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अपनी प्रशंसा जो स्वयं करता हो उसके लिए शब्द आत्मवादी, आत्मश्लाघी, आत्मद्रष्टा या फिर आत्मभू। तो जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसको आत्मश्लाघी कहा जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मश्लाघी यानी जो अपनी स्वयं प्रशंसा कर लेता है उसको आत्मश्लाघी कहते हैं। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी आप लोग बरकरार रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।